कुठल्या मुद्द्यावरती आपली पत्रकार परिषद आहे? आजच्या पत्रकार परिषदेचा विषय असा आहे की शिवसेनेचे दोन जे गट आहेत त्यातील जो एकनाथ शिंदेंचा गट आहे त्यांनी कॅम्प नंबर 5मधील 4 शाखांची टाळे तोडून आतमध्ये घुसखोरी केली आणि दादागिरी करून प्रवेश केला। तेव्हापासून वाद सुरू झाला आणि हा वाद सुरू असताना कारण नसताना स्वतःला महानगर प्रमुख म्हणवणारे राजेंद्र चौधरी यांनी या वादामध्ये कारण नसताना उडी घेतलेली आहे आणि वैयक्तिक माझ्यावर काही दोषारोप केलेले आहेत। त्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्यासाठी किंवा तो माणूस किती खोटारडा आहे आणि बेईमान आहे जसं आज मी लिहिलं आहे ते सिद्ध करण्यासाठी या ठिकाणी मी आपल्याला आमंत्रित केलेलं आहे। प्रश्न असा आहे की आज मी 43 वर्ष पत्रकारितेत आहे, अन्यायविरोधी संघर्ष समितीचं काम करतो। माझी ख्याती अशी आहे मी खोटं कधी बोलत नाही आणि पुराव्याशिवाय लिहित नाही आणि मी कोणाच्या मागे लागत नाही हात धुवून, पण एखाद्याने जर माझ्या छेड काढली तर त्याला मी सोडत नाही। कायदेशीर मार्गाने त्याचा पिच्छा पुरवून त्याला उघडं नागडं करत असतो। 1987 साली इथलं नॅशनल कॉलेजमध्ये जे शिवाजीराव कटाळे होते त्यांच्या कॉलेजचा वाद होता, त्यावेळेला देखील त्यांच्या प्रिन्सिपलला त्यांना जेलची हवा खायला लावली होती, त्यांचं कॉलेजची मान्यता रद्द करायला लावली होती। VTC मैदानावर जेव्हा अतिक्रमण झालं त्यावेळेला माझ्याविरुद्ध मोर्चा निघाला होता, दिलीप मालवणकर मुर्दाबाद। आपलं म्हणणं असं होतं की मैदानाचं संरक्षण झालं पाहिजे, कंपाऊंड वॉल घातली गेली पाहिजे, परंतु ते कंपाऊंड वॉल आपण मैदानाच्या सुरक्षेसाठी घालत होतो, पण त्यात मी पुढाकार घेतल्यामुळे माझ्याविरुद्ध मोर्चा निघाला होता। शेवटी आज 1985 पासून आपण जर बघाल तर 40 वर्ष होतील ते मैदान वाचलेलं आहे, सुरक्षित आहे। महापालिकेचा भ्रष्ट अधिकारी ज्याचं नाव आपण आता घेणं टाळतो, परंतु लोकांना कळण्यासाठी सांगावं लागेल की स्वतःला डॉक्टर म्हणवणारा युवराज भदाणे त्याची काय अवस्था झाली आहे हे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे। गेले 1 वर्षभर तो सस्पेंड आहे आणि त्याच्या बडतर्फीची प्रक्रिया सुरू आहे। सुशील पवार यांनी जेव्हा गद्दारी केली तेव्हा त्याच्याविरुद्ध त्याची पत्नीची जी बोगस भरती आहे महापालिकेमध्ये त्या संदर्भात मी आवाज उठवून महापालिकेचं लक्ष वेधलं। त्यावेळेला त्यांनी पत्नीला राजीनामा द्यायला लावला, घरात बसून पगार घ्यायचा। आज लाखोपती नाही करोडपती असताना आपल्या पत्नीची महापालिकेमध्ये बोगस भरती करायची आणि तिच्या नावाचा 25-30 हजार पगार घ्यायचा आणि एका गरीब महिलेचा रोजगार हिरावून घ्यायचा, हे चुकीचं आहे। त्यावर लक्ष वेधलं, त्याच्यावर पण कारवाई चालू आहे। राजेंद्र सिंग बुल्लर यांनी जेव्हा माझ्या नादी लागला तेव्हा मी त्याला सांगितलं आमचे लेगे पंगा तो कर देगे नंगा, तो पण गप्प बसलेला आहे। रमेश चव्हाणचा प्रकार आहे, आता मुद्द्यावर येतो। राजेंद्र चौधरी असं बोलले की तुम्ही त्याच्याविरुद्ध एवढ्या तक्रारी केल्या पण रमेश चव्हाणचा एकही केस वाकडा करू शकला नाही आहेत। आता त्याचा केस वाकडा झाला की तो रमेश चव्हाण स्वतः वाकडा झाला आहे हे तुम्हाला दिसतं आहे। ज्या माणसाने दारू सोडली होती आता दिवस रात्र तो दारू प्यायला लागलेला आहे। त्याच्या मागे चौकशी ज्या लागलेल्या आहेत ते काय खोट्या तक्रारी नाही आहेत। त्यांनी जो बंगला बांधला तो बिना परवानगी बांधला, बिना प्लान करून पास करून बांधला। त्यांनी मालमत्तेचा कर चोरला, त्या कर चोरी उघडकीला आणली। आज 10,000 चौरस फुटाचा बंगला आहे आणि तो 525 चौरस फुटाचा चाळीचा टॅक्स भरतो। हे महापालिकेचा महसूल बुडवणारं काम आहे, ते मी लक्षात आणून दिलं। त्यांनी 15 ते 20 वर्षापासून समाज मंदिर हडप केलं होतं, ते समाज मंदिराचा ताबा आपण मिळवलेला आहे। महापालिकेच्या ताब्यात समाज मंदिर गेलं आहे। एक स्पष्टीकरण सांगायचं म्हणजे मानवी हक्क आयोगाकडे मी जी तक्रार केली त्या तक्रारीची सुनावणी सुरू आहे। पहिल्या सुनावणीत त्यात मानवी हक्क आयोगाचे जे न्यायमूर्ती आहेत तातेड
यांनी पोलिसांना झापलं आहे की तुम्ही चौकशी न करता मालवणकरांना इतका वेळ का डांबून ठेवलं, त्याचं त्यांना कारण देता आलं नाही. दुसऱ्या तारखेमध्ये जेव्हा आर्ग्युमेंट झाला तेव्हा मी स्वतः आर्ग्युमेंट केली की माझ्याविरुद्ध हा खोटा गुन्हा आहे. मी रमेश चव्हाणच्या विरुद्ध ज्या काही तक्रारी केल्या, समाज मंदिर असो, मालमत्ता कर असो किंवा त्याचा अवैध बंगला, त्याच्यावरनं माझ्यावर हा गुन्हा नोंदवलेला आहे. तक्रारीच्या तारखा आधी आहेत आणि नंतर मग ह्यांनी गुन्हा नोंदवलेला आहे. त्यावर मला सन्माननीय न्यायमूर्तींनी विचारलं की महापालिकेने काय कारवाई केली, तर मी स्पष्टपणे सांगितलं की तो सत्ताधारी पक्षाचा शहर प्रमुख आहे, त्यामुळे महापालिका त्याच्यावर कारवाई करत नाही आहे आणि वीज मंडळाची लाईट चोरीचा जो प्रकार आहे ते पण करत नाही आहेत. त्यावेळेला न्यायमूर्ती तातेड यांनी जागच्या जागी आदेश दिले की महापालिकेचे आयुक्त आणि MSEBचे जे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आहे त्यांना समन्स काढा. आता तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात आली असेल की न्यायमूर्ती जेव्हा आयुक्त आणि MSEBच्या एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरवर समन्स काढायची गोष्ट करतो आहे, आदेश देतात आहे, म्हणजे त्याचं गांभीर्य किती आहे. आणि आयुक्तांना अहवाल द्यायचा आहे, अहवाल देताना ते काय रिकाम्या हाताने जाणार नाही. त्यामुळे रमेश चव्हाण याच्यावर कारवाई ही होणारच आहे. केस वाकणार आहे, तो संपूर्ण वाकडा होईल आणि त्याच्यावर जर गुन्हे दाखल झाले तर पुढे त्याचं राजकीय करिअर संपुष्टात येईल. तर राजेंद्र चौधरींना एवढंच सांगणं आहे की मला विचारण्यापेक्षा तुम्ही रमेश चव्हाणला विचारा तुझं काय काय वाकडं झालं आहे ते. सर, आपल्या एका वक्तव्यावरती राजेंद्र चौधरी यांचं वक्तव्य होतं की आपण जी पाय तोडण्याची जी भाषा केली त्याबद्दल पोलीस तुम्हाला बघून घेतील, त्यांची कारवाई ते करतील, याबद्दल आपलं काय मत आहे? माझं काय म्हणणं आहे की मी बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघेंचा अनुयायी आहे. त्यामुळे मी जे बोललो ते बोललो. मी असं नाही म्हणणार की घुमजाव करणार की मी बोललो नाही. मी बोललो की तुम्ही दादागिरी करून जर शाखांमध्ये घुसखोरी करायचा प्रयत्न केला तर आम्ही काही शंड नाही आहे. तुम्ही आमची शाखा तोडत आत यायचा प्रयत्न केला तर आम्ही प्रतिकार करणार आणि त्या प्रतिकारामध्ये तुमचे हातपाय पण तुटू शकतात, हा सांगण्याचा उद्देश होता. आणि तशी त्यांनी वेळ आणली तर ती धमकी आहे म्हणा. त्यांनी प्रत्यक्षात आणायची वाट बघू नये, वेळ आणू नये आमच्यावर. आणि मी काय म्हणतो की रमेश तुमचा राजेंद्र चौधरी असो, त्यांनी सांगितलं की पोलीस बघून घेतील. पोलिसांनी अवश्य बघावं. मी धमकी दिली आहे. धमकी देण्यासाठी कलम कुठला आहे? नॉन बेलेबल आहे आणि NC मॅटर आहे तो. ते काय आपण कोणाचा मर्डर केला नाही, घर फोडला नाही आहे का, दादागिरी केली नाही किंवा मारहाण केली नाही. माझ्यावर NC होत असेल होऊ द्या, परंतु राजेंद्र चौधरी हे स्वतः आपल्या बाईटमध्ये म्हणतात की आम्ही शाखेचं टाळं तोडलं आणि आत गेलो आणि त्यांचं सह्यांचा एक पुरावा पण आहे. 17-18 लोक जे शाखेमध्ये घुसले होते त्यांनी त्या शाखेच्या रजिस्टरमध्ये सह्या केलेल्या आहेत, तो पुरावा आहे आमच्याकडे. त्यानंतर ते जर म्हणतात की आम्ही शाखा तोडली आहे, शाखेचं टाळं तोडून आत आलो आहे, ट्रेसपासिंग झालं, घरफोडी झाली आणि त्या शाखेच्या ड्रॉवरमध्ये जे काही पैसे होते त्याची पण चोरी झाली असं संबंधित शाखा प्रमुखाने तक्रार केली आहे. शिवसेनेच्या शाखाबद्दल पोलिसांची काय भूमिका आहे? पोलिसांना कसं आहे, आता प्रतीक्षा आहे निकालाची, त्यामुळे ते वाद चिघळू नये यासाठी ते म्हणतात आहे की दोन्ही पार्टीने शांत राहा. त्यांनी असा अजब तोडगा काढला आहे की शाखांच्या चाव्या आहेत त्या दोन्ही गटाकडे राहतील. म्हणजे एका बाईला 2 नवरे करायचे, कधी त्या एका नवऱ्याने वापरायचा, एकदा दुसऱ्या नवऱ्याने वापरायचा, असं होत नाही. एका मॅनामध्ये 2 तलवारी राहत नाही. उद्या शिंदे गटाचे लोक इथे आले, उद्धव साहेबांचा फोटो आहे, आदित्य ठाकरे साहेबांचा फोटो आहे, ते म्हणले आम्ही शिंदे गटाचे आहे, आम्ही एकनाथ शिंदेचा फोटो लावतो, आम्ही श्रीकांत शिंदेचा फोटो लावतो, तर वाद होणार आहेत. हे वाद टाळण्यासाठी आमचं म्हणणं एवढंच आहे की जी शाखा ज्याच्या ताब्यात आहे त्याच्या ताब्यात राहू द्या. कोर्टाचा निकाल लागल्यानंतर तो दोन्ही गटांना मान्य असेल. तुम्ही एक मेसेज व्हायरल केलेला आहे की तुमचा विठ्ठलवाडीच्या पार्किंगला घेऊन तुमचा पर्दाफाश करणार, काय आव्हान करणार? आता अख्ख्या दुनियेला माहिती आहे की विठ्ठलवाडीमध्ये पाकिटमारी कोण करायचं, पाकिटमार कोण होता, हे मी वेगळं सांगायची गरज नाही आहे.
आणि तो इतिहास आहे. आता मी माझ्या बाईटमध्ये कुठेही त्याला पाकीटमार म्हटलेलं नाही आहे. मी म्हटलं विठ्ठलवाडी रेल्वे स्टेशनवर त्यांनी जो पराक्रम केलेला आहे तो मी उघडकीला आणणार, आणि जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा ते मी करून दाखवत असतो. तर तो इतिहास आहे. ते जुने मित्र होते, आपले सहकारी होते, म्हणून मी पाकीटमार हा शब्द वापरला नाही आहे, पराक्रम हा शब्द वापरला आहे. आणि त्यांची जर हौस असेल की मी पाकीटमार आहे सिद्ध करा, तर मी तयार आहे. त्यांनी त्यांची मूछ काढून ठेवावी बाजूला. 100% जा रहा है. हम वैसा मराठी में बोलते ताकाला जाऊन गाड़गल लपवा, ऐसा नहीं है. राजेंद्र चौधरी ने जो हमारे बारे में बाइट दिया है तो उसके खिलाफ ही ये पत्रकार परिषद है, और उसका जो काला चिट्ठा है वो हम समाज के सामने लाना चाहते हैं. जैसा कि रमेश चौहान का मुद्दा आपको बता दिया. बाद में एक गंभीर मुद्दा है कि राजेंद्र चौधरी के ऊपर 19 कलम लगाकर एक गुनाह दाखिल हुआ था, और वो गुनाह रात भर वो खुद अपने बाइट में बोलता है कि मुझे पुलिस ने रात को 10 बजे से 8 बजे, सुबह को 8 बजे तक बिठा के रखा. अभी पूरे इंडिया में ऐसा कौन सा कानून है कि किसी आदमी को 10 घंटा पुलिस कस्टडी में बिठाने का या पुलिस स्टेशन में बिठाने का, वहाँ पर एफआईआर नहीं फाड़ने का, उसको अरेस्ट नहीं करना, ऐसा कौन सा कानून है? इसने क्या किया, जो पुलिस ने कलम लगाए वो कलम से डर के पुलिस उसको सुबह को उसका जो जिसको बाप मानते हैं उसके पास लेके गए. उसने उसको बोला तो हमारे पार्टी में नहीं आएगा तो हम तुमको जामीन नहीं मिलने देंगे, तुम 2-3 साल को जेल में सड़ोगे. और ये डर गया और उनको शरण गया और उनका अभी तारफदारी करने लगा. उसकी भीख में उसको एक महानगर प्रमुख नाम का एक पद मिला है. वो महानगर प्रमुख नहीं है, महालाचार प्रमुख है. वो लाचारी का जीता जागता मिसाल है, क्योंकि 2 महीना पहले इस सिंधेगढ़ में जाने के पहले विठ्ठलवाड़ी के लॉन में एक सभा हुई थी. उस सभा में राजेंद्र चौधरी खुद बोला था कि मेरी जो लायकी नहीं थी, मेरी औकात नहीं थी, उससे ज़्यादा कई गुना पार्टी ने मुझे दिया है, तो मैं ज़िंदगी में कभी भी गद्दारी नहीं करूँगा. और 2 ही दिन के बाद में उसने गद्दारी की. तो ऐसे गद्दार लोगों को ज़्यादा महत्व देने का ज़रूरत नहीं है. लेकिन ये जो बोलता है कि पुलिस तपास कर रही है, मैं तपास को सहयोग दे रहा हूँ, तो मेरा कहना है पहला तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दाखिल किया, उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? आप ऐसा गंभीर जो आरोप है जिसमें जन्मठेप की भी सज़ा है, तो ऐसे आरोपी को आप खाली रात भर बिठा के छोड़ कैसे देते? तपास कैसा करते? हम किसको गाली देंगे, किसके खिलाफ लिखेंगे तो भी हम लोग को पुलिस बुला के अरेस्ट करती है. और इतना बड़ा संगीन आरोप है, उसके बावजूद उसको अरेस्ट नहीं होता, उसके ऊपर गुनाह दर्ज नहीं होता है. तो ये बहुत गंभीर मामला है, और मेरे नाद में वो लगेगा तो ये मामला मैं उछालूँगा, और उसका जो आका है वो भी उसको बचा नहीं पाएगा. मैंने नज़रअंदाज किया था, चलो भाई पुराना साथी है, छोड़ देते हैं, लेकिन वो हमारी बिल्ली हमसे म्याऊ करेगी तो फिर उसकी औकात उसको दिखाना पड़ेगा. उसको जेल की हवा, उसको लगता है मैं बच गया, लेकिन जेल की हवा खाने के लिए भेजेंगे, ये मेरा वादा है. और उसने खुद कबूल किया मैं अनपढ़ है, तो हम चलो माफ़ कर देते, उसको अनपढ़ है, चलो अनपढ़ है, उसको बात करने का ढंग नहीं है, वो बात करने को आता नहीं है, तो उसने खुद कबूल किया. उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा. महासभा में बात करने का जो बात है, आज तक उसने महासभा में क्या बात की है? कभी कानून के दायरे में रह के बात की है? मेरा तो उसको खुला चैलेंज है कि महापालिका अधिनियम है वो आज तक उसने पढ़ा नहीं है. इसका मिसाल ऐसा है, उदाहरण ऐसा है, एक बार मुझे महापालिका अधिनियम की ज़रूरत थी, तो मैं बोला ये 25 साल से नगर सेवक है, इसके पास होगा. तो मैं बोला आपके पास है क्या, मुझे थोड़े दिन के लिए दो, फिर मैं वापस करता हूँ. तो उसने मेरे पास महापालिका अधिनियम का किताब कोरा का कोरा, जैसा महापालिका ने वो जो कवर बॉक्स में डाल के देते हैं, वो कवर भी नहीं खोला था, और वैसा का वैसा मेरे पास भेज दिया.
यानी उनको महापालिका खुद के खर्चे से ये महापालिका अधिनियम देती है कि भाई कानून के दायरे में आप काम करो। वो महापालिका अधिनियम कभी पढ़ा नहीं है, उसको बात करने का तरीका नहीं है, उसने कि क्या शहर के अहम क्या मुद्दे उठाए, बल्कि उसने अवैध निर्माणकर्ताओं को संरक्षण दिया है। निम्बाळकर साहब ने उसके ऊपर जो अपात्रता का नोटिस डाला था, उसके ऊपर केस किया था। वो क्यों किया था? क्या अवैध निर्माण बचाने के लिए इसने अगुवाई की थी। दूसरा मुद्दा ऐसा है कि बोलते सुरेश यादव ने 1997 में मुझे गिराया, हराया है नहीं। उसकी हकीकत ऐसी है कि उसके पहले 2 बार मैं नगर सेवक था। 95 में मैं विरोधी पक्ष नेता भी था और पहली महापालिका की चुनाव थी और मैं ओबीसी कैटेगरी में खड़ा था, इसके लिए महापौर पद का दावेदार था। सबको मालूम था भाई मालवणकर चुन के आएगा तो महापौर बनेगा। तो इसके लिए शहर की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो सब मेरे पीछे पड़ गई। जबकि मैं शिवसेना का अधिकृत कैंडिडेट था, बीजेपी से हमारा अलायंस था, फिर भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवारी पीछे लेके सूरज यादव को सपोर्ट किया। वो टाइम में जगन्नाथ पाटिल थे, उन्होंने गजान नगर में मीटिंग लेके बोले कि भाई ये हमारा उम्मीदवार है, जबकि हमारी अलायंस थी। उसके बाद में हमारे जो अतृप्त आत्मा थे, मैंने 2 टर्म में जो काम किया था और मेरा जो वहाँ पर रुतबा था महापालिका में, जो नाम हुआ था, तो उससे डर के भाई ये महापौर बनेगा तो हमसे हावी हो जाएगा। इसके लिए हमारे शिवसेना के 70% लोगों ने मेरे खिलाफ़ काम किया। और उसके अलावा गोपाल राजवानी अभी गुजर गए, उन्होंने भी भाई अपनी बेटी महापौर बनना चाहिए, दिलीप मालवणकर चुन के आएगा तो महापौर नहीं बन सकेगी मेरी लड़की। उन्होंने पूरी ताकत लगाई, जमील खान डॉन ने ताकत लगाई। अभी आप बात करो कि शहर की पूरी सारी शक्तियाँ एक बाजू है और मैं अकेला लड़ रहा हूँ। 25-30% मेरे जो शिवसेना के कार्यकर्ता थे उनके बलबूते पे, फिर भी मेरी हार कई सैकड़ों वोट से होना चाहिए था, लेकिन सिर्फ मैं 25 वोट से हारा था। और ये बोलता है कि भाई सुरेश यादव ने हराया। सुरेश यादव ने हराया नहीं, जब भी मैं चुनाव हार गया तभी दिघे साहब ने मुझे बुला के बोला, दिलीप तू निवडणूक हरला नहीं है, तुला आपल्याच लोकांनी पाडलं आहे। और ये आपले लोग कौन थे? ऐसे ही लोग थे जो अतृप्त आत्मा थे, जिनको लग रहा था कि भाई दिलीप मालवणकर चुन के आएगा तो अपनी नहीं चलेगी, अपनी दुकानदारी बंद हो जाएगी। दूसरा मुद्दा उन्होंने बोला है कि 95 में सुनील सुर्वे से वाद हुआ था, मारते मारते बच गया। ये सरासर गलत है। 95 में कोई भी चुनाव का वाद नहीं था। वाद ऐसा था कि हमारे जो अभी दिवंगत शिव सैनिक है लव नाइक, उन्होंने आनंद दिघे के जन्मदिन के अवसर पर नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट रखी थी शिवाजी मैदान में। उस मैदान में मैच थी और ये जो लोग बोलते हैं, रमेश चौहान है, सुनील सुर्वे अभी गुजर गया अपना दोस्त था, वो सब दिघे विरोधी थे। उनके और भी आका शहर के थे, तो उनका कहना था कि भाई ये मैच नहीं होना चाहिए। वो लोग ने आके लाइट का कनेक्शन काट दिया और अंधेरे में हमारे शिव सैनिक जो थे, जिसमें विलास देशपांडे है, बाबा केवस्कर है, उनको उनकी पिटाई की अंधेरे का फ़ायदा लेकर। जबकि मैं वहाँ पर था, मेरे पास से सुनील सुर्वे गुजरा, लेकिन उसने बोला दादा तुमचा आमचा वाद नाही, तुम्ही बाजूला व्हा, ह्याच्यात पडू नका। और ये बोलता है पिटते पिटते बच गया। अरे मुझे पीटने वाला इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है, और जो कोई मेरे हाथ सामने उंगली उठाएगा तो उसका क्या हालत करूँगा। हम भी शिव सैनिक हैं। आज 50 जिस शाखा में आप बैठे उस शाखा को 50 साल हुए हैं, और 50 साल पहले मैंने इस शाखा का स्थापना किया, नींव रखी है। हमारे बहुत सारे शिव सैनिक हैं, उसमें मैं अग्रणी था। तो शिवसेना के साथ दादागिरी करना किसी के बस की बात नहीं है। और ये सब दल बदलू लोग हैं। रमेश चौहान ने बगावत किया था, सुनील सुर्वे ने किया था, ये लोग क्या बोलते हैं। और मुझे किसी ने दमदाटी करने का, मैं बच के निकलने का कोई वास्ता नहीं है। मेरे घर पे 4 साल पहले हमारे जो खासदार हैं अभी, उन्होंने 50-60 लोग भेजे थे
मैं उनसे भिड़ गया, उनका शूटिंग निकाला, वो दुम दबा के भाग गए। वहाँ उस वक्त खुद राजेंद्र चौधरी भी वहाँ था, लेकिन मेरा बाल बांका नहीं कर सके और बोले दुम दबा के भाग गए, मरते मार खाते खाते बच गए। हम मर मिटेंगे लेकिन किसका मार नहीं खाएंगे। दीघे साहब ने हमें कहा है कि मार के आओ, मार खा के मत आओ। हम हिजड़ों की औलाद नहीं है, हम छत्रपति शिवाजी महाराज के मावे हैं, सिपाही है, तो हम बिना वजह किसी का मार खाना तो असंभव है। और ये सब मनगढ़ंत बातें कही रही। अभी उसने जो बोला कि भाई इनका कोई योगदान नहीं है, मैं मेरे बलबूते पे आया, तो उसका भी मैं बताना चाहता हूँ कि 1997 का यानी महापालिका का पहला चुनाव जो था, तो मैं 95 में विरोधी पक्ष नेता होने के नाते दीघे साहब ने मुझे सिलेक्शन कमेटी जो है उसके ऊपर मुझे अपॉइंट किया था। उस वक्त हकीकत ऐसी हुई थी कि हमारे दोस्त थे जो अभी नहीं है, संभाजी पाटिल, उनके एक रिलेटिव थे एडवोकेट, उनको वो टिकट देना चाहते थे और वहाँ पर मेजॉरिटी होने की वजह से राजेंद्र चौधरी का टिकट कट करके एकनाथ वाघोले नाम के जो संभाजी पाटिल के सहयोगी थे उनको टिकट दिया गया था बाकायदे। जब भी सिलेक्शन कमेटी का फाइनल मीटिंग हुआ, दीघे साहब ने मुझे पूछा था, अरे दिलीप तुझं काय म्हणणं आहे, बरोबर आहे का? म्हटलं काय साहेब बरोबर आहे, सिटिंग नगरसेवक राजेंद्र चौधरी असताना संभाजी माणसाला आणून तिकीट देणे चुकीचं आहे। दीघे साहब ने तुरंत उसका नाम काट दिया, एकनाथ वाघोले का और राजेंद्र चौधरी का टिकट दिया और बोलते मैं इनका कोई सहयोग नहीं है, मैं मेरे बलबूते पे आया हूँ। इसीलिए मैं बोला ये बेईमान आदमी है, एहसान फरामोश आदमी है। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहना। दूसरी बात, उसको जो शहर प्रमुख बनाया, आज भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, उसको शहर प्रमुख बनाने में सबसे बड़ा योगदान मेरा था। आप पूछेंगे कैसे, तो जब भी 2007 या 8 में राजेंद्र चौधरी को शहर प्रमुख बनाने का चल रहा था, उस वक्त भुल्लर महाराज, रमेश चौहान और हमारे जो लोग थे, एक गुट था हमारा दीघे समर्थक, तो वो लोग मेरे पास आए कि बोले साहेब तुम्हाला आमच्यावर यावं लागेल। कहाँ पर? तो बोले एकनाथ शिंदे साहेब आहे जिल्हा प्रमुख, त्यांच्याकडे जायचं आहे। तो म्हटलं ठीक है, चांगल्या कामासाठी मी यायला तयार है। मैं थाना में गया था, आनंद आश्रम में, हकीकत बता रहा हूँ, और वहाँ पर एकनाथ शिंदे जी बैठे थे, जी कहता हूँ उनको मैं अभी, क्योंकि वो टाइम में वो जिला प्रमुख थे। तो उनके पास जाने के बाद में मुझे देखा उनके साथ में, तो उन्होंने उसी वक्त कहा, अरे दिलीप मालवणकर तुमच्याबरोबर आहे, ज्येष्ठ शिवसैनिक आहे, मग तुम्ही कशाला घाबरता, तुम्ही सुभाष देसाईंकडे जा। सुभाष देसाई जो हमारे बड़े नेता है, बोले उनके पास इनको लेके जाओ। दूसरे दिन हम लोग 4-5 गाड़ी निकालकर सुभाष देसाई साहब जो है उनके बंगले पे गोरेगांव में गए थे। वहाँ पर जाने के बाद में मैंने राजेंद्र चौधरी की पैरवी की और उनको कन्विंस कर दिया कि भाई ये बदलाव होना चाहिए और राजेंद्र चौधरी सही आदमी है। उन्होंने तुरंत ग्रीन सिग्नल दिया और एकनाथ शिंदे जी ने उस वक्त राजेंद्र चौधरी को शहर प्रमुख नियुक्त किया। ये गद्दारी करने के पहले हर एक मीटिंग में राजेंद्र चौधरी कहता था की मालवणकर साहेबांचे माझ्यावर खूप उपकार आहेत, त्यांनी आम्हाला घडवलेलं आहे, आज जे काय मी आहे त्यांच्यामुळे, आणि मला जे काय अडचण आली तर मी त्यांचं मार्गदर्शन घेतो। ऐसा कई बार कहा है, पब्लिक मीटिंग में कहा है। और उसके बाद में वो बोलता है ये कौन वो कौन, एकेरी भाषा करता है। तो एहसान फरामोश इसी को कहते हैं। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वैसा वो क्या बोलता है कि दिलीप मालवणकर को कोई इज्जत नहीं थी, मैं शहर प्रमुख बनने के बाद में उनको मान सम्मान दिलाया। अरे बाबा तू बेडूक होता, तुला बैल मी केला आणि तू काय मला मान सम्मान मिळवून देणार। दूसरा है, उसने एक मुद्दा उपस्थित किया है कि दिलीप मालवणकर ने गद्दारी किया है, राष्ट्रवादी की ओर से चुनाव लड़ा था। उसमें हकीकत ऐसी है कि ये जो सुरेश यादव है वो शिवसेना विरोधी रहा था पहले से,
हमारे शाखा के जितने भी लोग थे पैनल के, उनका सबका कहना था कि भाई किसी को भी टिकट दो। हमारे 9 कट्टर शिव सैनिक जो पुराने हैं वो इच्छुक है, उनमें से किसी भी को भी टिकट दो, लेकिन सुरेश यादव को टिकट नहीं देना चाहिए। और यदि आप सुरेश यादव को टिकट देते हैं तो हम उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। ये खुला बोला था। किसको बोला था आप पूछेंगे? गोपाल लांडगे, वहाँ वो टाइम में जिला प्रमुख थे, कल्याण जिला प्रमुख। ये गुरुद्वारा में मीटिंग हुआ था, उससे मैंने गाली गलौज भी किया था। उसके बावजूद जब भी सुरेश यादव को टिकट दिया गया तो हम लोग सब बौखला गए और हम लोग बोला कैसा भी करके इसको विरोध करना है। और उस वक्त हम लोग 9 लोग थे, उसमें से ज्योति माने, बाबा केवस्कर, मैं, विलास देशपांडे, ऐसे लोगों ने बंड बोलते जिसको उठाव किया था। वो ऐसा किया था कि भाई सुरेश यादव को टिकट मत दो, किसी को भी दो, ये पार्टी के लायक नहीं है, पार्टी का विरोधक है। तो पार्टी के हित में हमने उसको विरोध किया था, हमने शिवसेना का विरोध नहीं किया था। कहीं न कहीं आपका ऐसा कहना है कि अभी आपकी लड़ाई राजेंद्र चौधरी से आपकी लड़ाई होगी? नहीं, लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई करने के उनके औकात भी नहीं है। आप सुनो मैं क्या बोलता, मेरी बात बाद में बोला। तो वो टाइम में क्या हो गया था कि मैं भी अपक्ष खड़ा रहा। मैंने खुला चैलेंज दिया था, भाई इसको टिकट देंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। भाई छुपे पीठ के ऊपर वार नहीं किया था। तो हम लोग, मैं, ज्योति माने, 2-3 लोग वहाँ पर चुनाव में खड़े हो गए। तो बात ऐसे हो गई कि जब भी राष्ट्रवादी के लोगों को पता चला कि भाई ये दिलीप मालवन का अपक्ष लड़ रहा है, तो उनके जो नेता लोग हैं उन्होंने मुझसे संपर्क किया, साहब हमारा ये वार्ड में कैंडिडेट नहीं है, आप हमारी ओर से लड़ो, हम आपको सपोर्ट करते हैं। उस दिन से आज तक मैं राष्ट्रवादी का 4 आने का सभासद भी नहीं है।